नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां राष्ट्र को समर्पित की। कहा, ये इकाइयां देश में डिजिटल बैंकिंग बुनियादी ढांचे और वित्तीय समावेशन को सशक्त करेंगी। देश में मेडिकल की पढ़ाई के लिए पहली बार हिंदी में भी उपलब्ध होंगी पाठ्य पुस्तकें। गृह मंत्री अमित शाह ने भोपाल में MBBS की हिंदी माध्यम की पाठ्य पुस्तकों का विमोचन किया। जलग्रहण क्षेत्रों के साथ ही देश के उत्तरी भागों में बारिश के कारण गंगा, सोन, घाघरा समेत विभिन्न नदियों का जलस्तर बढ़ा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 16,000 करोड़ रुपए की 12वीं किस्त जारी करेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार बैंकिंग सेवाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अंतिम छोर के लोगों तक पहुंचाने का गंभीर प्रयास कर रही है। श्री मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां राष्ट्र को समर्पित की। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये बैंकिंग इकाइयां डिजिटल सेवाओं को सशक्त बनाएंगी और देश को मजबूत डिजिटल बैंकिंग बुनियादी ढांचा प्रदान करेंगी। उन्होंने कहा कि आम लोगों के जीवन को सुगम बनाने के लिए चलाए जा रहे अभियान में यह एक और महत्वपूर्ण कदम है। हमारा संकल्प है व्यवस्थाओं में सुधार का, पारदर्शिता लाने का, आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचने का। मेरा देश का सामान्य से सामान्य नागरिक अनुभव कर रहा है। और बैंक खातों की वजह से हमने गरीबों को बहुत कम प्रीमियम पर बीमा की सुविधा दी। बैंक खातों की ताकत से जुड़ने के बाद गरीबों को बिना गारंटी लोन मिलने का रास्ता खुल गया। बैंक अकाउंट होने की वजह से गरीब लाभार्थियों तक सब्सिडी का पैसा सीधे उनके खाते में पहुंचा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार न्यूनतम डिजिटल बुनियादी ढांचे के साथ अधिकतम सेवाएं सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि नए भारत में बैंकिंग सेवाएं सभी के लिए आसानी से उपलब्ध होंगी। डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स एक और बड़ा कदम है। एक ऐसी विशेष बैंकिंग व्यवस्था है जो मिनिमम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से मैक्सिमम सेवाएं देने का काम करेगी। ये सेवाएं कागजी लिखापट्टी और झंझटों से मुक्त होगी और पहले से कहीं ज्यादा आसान होगी। श्री मोदी ने कहा कि किसी देश की अर्थव्यवस्था उसकी बैंकिंग प्रणाली की मजबूती पर निर्भर करती है। उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया भारत के प्रत्यक्ष लाभ अंतरण और डिजिटल कौशल की सराहना कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नया भारत डिजिटल करेंसी की ओर काफी तेजी से आगे बढ़ा है और डिजिटल लेन देन से देश की अर्थव्यवस्था को काफी फायदा हुआ है। भारत की इस डीबीटी और डिजिटल ताकत को आज पूरी दुनिया सराह रही है। हमें इसे आज एक ग्लोबल मॉडल के रूप में देखा जा रहा है। वर्ल्ड बैंक तो अब यहां तक कह रहा है कि भारत डिजिटाइजेशन के जरिए सामाजिक सुरक्षा निश्चित करने के मामले में लीडर बन चुका है। टेक्नोलॉजी वर्ल्ड के सफलतम लोग भी, टेक्नोलॉजी की दुनिया के जो महारथी हैं, वे लोग भी भारत की इस व्यवस्था की भरपूर सराहना कर रहे हैं। देश में अब हिंदी भाषा में MBBS पाठ्यक्रम की पुस्तकें उपलब्ध होंगी। गृह मंत्री अमित शाह ने आज भोपाल में चिकित्सा विज्ञान पर हिंदी में तैयार 3 पाठ्य पुस्तकों का विमोचन किया। इस अवसर पर गृह मंत्री ने कहा कि देश के शिक्षा क्षेत्र में यह पुनर्निर्माण का क्षण है। अब हम अपनी भाषा में शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। आज का दिन भारत के शिक्षा क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन को सुवर्ण के अक्षरों से लिखा जाएगा। ये देश में शिक्षा क्षेत्र के पुनर्जागरण का क्षण है, पुनर्निर्माण का क्षण। मैं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद
देश भर के विद्यार्थियों की ओर से देता हूं कि नई शिक्षा नीति में उन्होंने प्राथमिक शिक्षा में और टेक्निकल और मेडिकल एजुकेशन में बच्चे की मातृभाषा को अहमियत देकर बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक निर्णय किया है। श्री शाह ने कहा कि यह भारतीय भाषाओं के सशक्तिकरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने बताया कि जल्द ही अनुसंधान के क्षेत्र में भी हम अपनी भाषा में कार्य करेंगे। आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज से टेक्निकल एजुकेशन और मेडिकल एजुकेशन में हमारे विद्यार्थियों को अपनी भाषा में शिक्षा तो मिलेगी ही, इसके साथ साथ आगे बढ़कर R&D की व्यवस्था भी अपनी ही भाषा में करने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी सरकारें आगे बढ़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल किसान सम्मान निधि के तहत 16,000 करोड़ रुपए की 12वीं किस्त प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से जारी करेंगे। इस योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को 2-2 हजार रुपए की 3 समान किस्तों में 6,000 रुपए प्रति वर्ष दिए जाते हैं। अब तक 2 लाख करोड़ से अधिक पात्र किसान परिवारों को इस योजना का लाभ मिल चुका है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने यह जानकारी दी है। 17 और 18 अक्टूबर को कृषि मंत्रालय 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। 17 अक्टूबर को प्रधानमंत्री जी किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 16,000 करोड़ रुपए की राशि किसानों के खातों में अंतरित करेंगे। स्टार्टअप कॉन्क्लेव का शुभारंभ भी माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होगा। श्री तोमर ने बताया कि प्रधानमंत्री श्री मोदी 600 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों का उद्घाटन भी करेंगे। इस योजना के अंतर्गत देश में उर्वरकों की 3,30,000 से अधिक खुदरा दुकानों को चरणबद्ध तरीके से प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र के रूप में परिवर्तित किया जाएगा। प्रदेश में डेंगू मरीजों की संख्या बढ़कर 4,000 से अधिक हो गई है। पटना में सबसे अधिक 2,934 डेंगू मरीज हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान पटना में 2 और नालंदा में 1 डेंगू मरीज की मौत हो गई। इधर डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए राज्य सरकार ने मच्छरों की रोकथाम के लिए सभी जिलों को फॉगिंग करवाने के निर्देश दिए हैं। इस बीच स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने कहा कि जिला और सदर अस्पताल में डेंगू मरीजों के लिए विशेष वार्ड बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि अस्पतालों में पर्याप्त डेंगू जांच किट और आवश्यक दवाएं उपलब्ध हैं। स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत की है। यह नंबर है 104। उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि सरकार नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल NMCH के अधीक्षक डॉक्टर विनोद सिंह का निलंबन वापस नहीं लेगी। श्री यादव ने कहा कि डेंगू के प्रकोप के बीच किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गौरतलब है कि पिछले दिनों स्वास्थ्य मंत्री के NMCH के औचक निरीक्षण के दौरान अधीक्षक की अनियमितता सामने आने के बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया था। इसके खिलाफ IMA ने विरोध जताते हुए निलंबन वापस लेने की मांग की है। शेष खबरें एक अंतराल के बाद। उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी। आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से। लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान। अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग। डायल कीजिए 870-001-4242। नंबर एक बार फिर नोट करें, 870-001-4242। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। भारत का सबसे बड़ा लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी समाचार आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। इस कार्यक्रम में आकाशवाणी के माध्यम से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्रता के बाद भारत की विकास यात्रा के बारे में जानकारी दी जाती है। आज की इस कड़ी में बात करेंगे एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के बारे में।
एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा देने और देश के लोगों के बीच भावनात्मक बंधन के ताने बाने को मजबूत करने की दिशा में सरकार की एक अनूठी पहल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2015 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की 140वीं जयंती पर एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम की शुरुआत की थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने स्वतंत्रता के बाद देश के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आने वाले दिनों में भारत सरकार की तरफ से राज्यों के साथ और सहयोग के साथ हम एक योजना बनाने के लिए सोच रहे हैं। मैंने एक छोटी कमेटी बनाई है, वो कमेटी उसका प्रारूप तैयार कर रही है और उस योजना का नाम है एक भारत श्रेष्ठ भारत। एक भारत श्रेष्ठ भारत कल्पना ये है, हर वर्ष अपने राज्य को किसी एक राज्य के साथ हर राज्य जोड़े। भारत विविधतापूर्ण ताने बाने से बुना राष्ट्र है और सभी नागरिक एक राष्ट्रीय पहचान से जुड़े हैं। अहिंसा और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित स्वतंत्रता संग्राम के साथ साथ देश में सांस्कृतिक विकास का एक समृद्ध इतिहास रहा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच एक निश्चित समय के लिए सांस्कृतिक आदान प्रदान किया जाता है। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम का उद्देश्य एक ऐसे राष्ट्र का उत्सव मनाना है जहां अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों की विभिन्न संस्कृतियों के लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों के साथ ही देश के उत्तरी भागों में बारिश के कारण गंगा समेत विभिन्न नदियों के जलस्तर में वृद्धि दर्ज की गई है। गंगा, सोन, घाघरा, बूढ़ी गंडक, कोसी समेत विभिन्न नदियां अलग अलग स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार गंगा नदी का जलस्तर पटना के गांधी घाट में खतरे के निशान से करीब 30 सेंटीमीटर और हाथीदह में लगभग आधा मीटर ऊपर दर्ज किया गया है। भागलपुर में भी नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सोन नदी का जलस्तर पटना के मनेर में खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। घाघरा नदी सीवान के सिसवन में खतरे के निशान से 80 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। जलस्तर में बढ़ोतरी से एक बार फिर सीवान और सारण के कई क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। इधर बूढ़ी गंडक नदी के जलस्तर में कमी दर्ज की गई है, लेकिन खगड़िया में नदी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर बना हुआ है। कोसी नदी सुपौल के बसुआ और कटिहार के कुर्सेला में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इधर प्रदेश के अधिकतर भागों में मौसम प्रायः शुष्क बना हुआ है। वहीं कुछ स्थानों पर तापमान में हल्की गिरावट भी दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक अमित सिन्हा ने बताया कि प्रदेश के अधिकतर भागों से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी हो गई है, जिसके कारण राज्य के उत्तर पूर्वी भागों को छोड़कर सभी स्थानों पर मौसम शुष्क बना रहेगा। पूरे प्रदेश में पछुआ एवं उत्तर पछुआ हवा का प्रवाह सतह से 1.5 किलोमीटर ऊपर तक बना हुआ है, जिसकी गति 4 से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की है। साथ ही पूरे प्रदेश भर में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी हो गई है। अतः इसके कारण आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान मौसम शुष्क बने रहने की पूरी संभावना है। मोकामा और गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। इन दोनों विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों ने जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया है। राज्य निर्वाचन आयोग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि स्क्रूटनी के दौरान गोपालगंज में 2 पर्चे रद्द किए गए हैं, जबकि मोकामा विधानसभा उपचुनाव के लिए सभी 7 पर्चे सही पाए गए। कल नाम वापसी का अंतिम दिन है। इन दोनों विधानसभा सीटों के लिए 3 नवंबर को मतदान होगा। 6 नवंबर को मतों की गिनती की जाएगी। मोकामा सीट से महागठबंधन से राजद ने मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को उम्मीदवार बनाया है। वहीं भाजपा से सोनम देवी चुनावी मैदान में हैं। गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र से भाजपा ने दिवंगत विधायक सुभाष सिंह की पत्नी कुसुम देवी को उम्मीदवार बनाया है, जबकि महागठबंधन से राजद के टिकट पर मोहन प्रसाद गुप्ता चुनावी मैदान में हैं। मोकामा और गोपालगंज में होने वाले उपचुनाव में पार्टी प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने के लिए बिहार भाजपा में बैठकों का दौर शुरू हो गया है। बिहार भाजपा प्रभारी विनोद तावड़े के नेतृत्व में आज पटना स्थित प्रदेश कार्यालय में विभिन्न जिलों की कोर कमेटी अध्यक्षों के साथ बैठक की गई। सुपौल जिले में भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी के जवानों ने अभियान चलाकर भारी मात्रा में नेपाली शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां राष्ट्र को समर्पित की। कहा, ये इकाइयां देश में डिजिटल बैंकिंग बुनियादी ढांचे और वित्तीय समावेशन को सशक्त करेंगी। देश में मेडिकल की पढ़ाई के लिए पहली बार हिंदी में भी उपलब्ध होंगी पाठ्य पुस्तकें। गृह मंत्री अमित शाह ने भोपाल में MBBS की हिंदी माध्यम की पाठ्य पुस्तकों का विमोचन किया। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों के साथ ही देश के उत्तरी भागों में बारिश के कारण गंगा, सोन, घाघरा समेत विभिन्न नदियों का जलस्तर बढ़ा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 16,000 करोड़ रुपए की 12वीं किस्त जारी करेंगे। इसके साथ ही